हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अब आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स। तो चिंता आपको भी होगी और मुझे नहीं हो रही है, आपको होगी। तो इस चिंता को दूर करेंगे कंप्यूटर के इस कोर्स के साथ। कोर्स की आपका क्रैश कोर्स आप कह सकते हो कि आप ला सकते हैं कंप्यूटर में पूरे के पूरे 100 मार्क्स। तो ये कोर्स होने वाला है हमारा मिशन 100। तो 25 दिन में पैसे तो डबल नहीं हो सकते, बस 25 दिन में आपके मार्क्स डबल हो सकते हैं एंड उसके 10 दिन और दे दीजिए तो 100 भी हो सकते हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं क्या क्या देखेंगे हम। तो इस कोर्स में सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ जावा क्या होते हैं, सबसे बेसिक चैप्टर की लोग कंफ्यूज होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो वन बाय वन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे इसमें जाएंगे एंड हर टॉपिक के बारे में टॉपिक वाइज एंड क्या क्या आउटपुट क्वेश्चन आते हैं, क्या इनपुट क्वेश्चन आपको मिलते हैं एंड क्या थियरी में पूछा जाता है। तो 40 मार्क्स की तो आपकी थियरी होती है, यहाँ से कवर हो जाएगी एंड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रही बात प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग हम करेंगे जावा में। हमारा एम रहेगा कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें अपने इसमें। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको दिक्कत है एक गाइडेंस की, आपको गाइडेंस नहीं मिलती सही से, तो आप उसमें भी डरते हैं कि कंप्यूटर कैसे लें, कुछ बच्चे 11 में छोड़ देते हैं। तो इसके बाद आप 100 स्कोर तो करेंगे एंड खुद कहेंगे कि 11-12 में मैं पीएड नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस लूँगा। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये शुरू करते हैं। जल्दी से चलते अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड देखते हैं क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड हमें क्या पढ़ना है एंड क्या छोड़ना है। ओके, चलिए लेट्स गो। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पूछा गया है नहीं मनी टू ऊप्स प्रिंसिपल। आपको पता है 4 ऊप के प्रिंसिपल होते हैं, अगर याद ना हो तो देख सकते हैं। जो होते हैं इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। आपसे नेम करने को पूछा है तो आपको सिर्फ नेम करना है, नाम बताना है, आपको डिफाइन नहीं करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको नेम करने को ना पूछा जाए एंड डायरेक्टली इनमें से कोई किसी एक को डिफाइन करने को। तो ऐसा क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा, या तो 2 प्रिंसिपल पूछे जाएंगे या तो इन चारों में से किसी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को सिंपल मीनिंग में अगर हम बोले तो रैपिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। तो ये आपके सामने लिखा है, ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारा डेटा होता है, हम लोग उसको अगर एक यूनिट में बाइंड अप करें। जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल में बहुत सारी क्लासेस हैं, बट हम लोग क्या बोलते हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम क्लास नहीं जा रहे हैं। जनरली बच्चे ये करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस क्लासेस को, हमने बच्चों को, हमने टीचर्स को, हमने टेबल्स को, चेयर्स को डिफाइन कर दिया या एक यूनिट में बांध दिया, जिसको हम लोग इनकैप्सुलेट कर दिया बेसिकली। किसमें? स्कूल में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनकैप्सुलेशन। अगला जो क्वेश्चन है, बोला गया है कि 2 मेन फीचर्स बताइए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ऊप के 2 फीचर्स, 2 प्रिंसिपल्स काइंड ऑफ सेम ही बोले गए हैं इस तरीके से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये हमारे फीचर्स भी हैं, ये हमारे प्रिंसिपल्स भी हैं। क्यों है? क्योंकि इनहेरिटेंस जावा में होता है एंड मतलब जावा क्या सी प्लस प्लस में भी होता है। जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सब में हमारे इनहेरिटेंस एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब बोला गया इनहेरिटेंस डिफाइन करिए एंड जावा में ये कैसे यूजफुल है। तो बहुत सारी सिंपल सी चीज़ है। लेट से इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोई चीज़ इनहेरिट करना। इनहेरिट इन द सेंस किसी चीज़ को पाना अपने बड़े बुजुर्गों से। तो इसमें हमें बड़े बुजुर्गों हमारे जो कहलाती है वो कहलाती है पेरेंट क्लास। आपको ये सब इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप ये आपके एक बार रेफरेंस के लिए है, आप यहाँ सुन लीजिए, आपको पक्का याद हो जाएगा, आपको और कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इट्स जस्ट प्रिंसिपल ऑफ जावा जिससे एक क्लास दूसरे क्लास का बिहेवियर को कॉपी कर लेती है। इसका यूज़ कैसे होता है जावा में? लेट्स से मैं एक कंपनी में काम करता हूँ एंड उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो जो उनका बेसिक पे होगा वो सबका अलग अलग होगा, लेकिन जब भी डिविडेंड्स आएंगे, जब भी बोनसेस आएंगे तो सबको बटेंगे। भाई फ़ायदा हो रहा है, सबको मिलना चाहिए। तो कंपनी को बेसिकली एम्प्लॉयज़ इनहेरिट करते हैं, कंपनी को नहीं करते, बट उसके प्रॉफिट लॉसेस को इनहेरिट करते हैं। तो इस तरीके से जब आप प्रोग्राम बनाएंगे किसी एम्प्लॉय के लिए तो हम लोग इनहेरिटेंस का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो इसकी प्रोग्रामिंग आपके 10th क्लास में नहीं है, बट आपको 12th में देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए इनहेरिटेंस क्या है? जब एक क्लास दूसरी क्लास का कोई बिहेवियर कॉपी कर ले या यूज़ कर ले तो उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। अगला क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डेटा एब्स्ट्रैक्शन? तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली इनकैप्सुलेशन की तरह ही होता है। वो करता क्या है, जो एसेंशियल फीचर्स है खाली वो दिखाता है, बैकग्राउंड में क्या है वो नहीं दिखाता। जैसे आप बाइक या कार चलाते हो तो आपको पता है कि आपने लेट्स से एक्सीलेटर लिया, गाड़ी आगे चलेगी, ब्रेक दबाएंगे, गाड़ी रुक जाएगी। बट गियर बॉक्स में क्या हो रहा है, आपको उससे कोई मतलब लेना देना नहीं होता। आपके ब्रेक्स कैसे काम कर रहे हैं आपको उससे लेना देना नहीं होता, बस इतना लेना देना होता कि काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे डेटा एब्स्ट्रैक्शन
डिफाइन किया जाता है। द एब्स्ट्रैक्शन इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। तो ये एज इट इज आप याद कर सकते हैं, यही लिख के आइएगा तभी मार्क्स मिलेंगे। अगला बोला गया एक्सप्लेन द टर्म ऑब्जेक्ट यूजिंग एन एग्जांपल। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी है जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर है। आपको जावा का ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे ऑब्जेक्ट पूछा गया है, विथ रेफरेंस टू जावा नहीं पूछा गया है, तो बस वो लिखिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। एग्जाम्पल में आप कार, टेबल, चेयर, अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, बॉय, गर्ल, एनीथिंग। तो मेंशन एनी टू एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लास डिक्लेरेशन। तो दो एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे लिखे हुए हैं, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। क्लास बनाने के लिए हमारे पास डेटा मेंबर्स होने चाहिए एंड उसमें फंक्शंस होने चाहिए, तब वो एक वैलिड क्लास होती है। लेकिन जनरली आपको क्लास डिक्लेरेशन के लिए आपको सिर्फ एक्सेस स्पेसिफायर चाहिए। एक्सेस स्पेसिफायर यानी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कुछ एक लिखना है उसमें से आपको, एंड क्लास का नाम कुछ लिखना है। एंड वो दो मेन एट्रीब्यूट्स हैं जो क्लास डिक्लेरेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाई इज क्लास कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री या फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास इज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, इट कंटेन्स ऑल द स्टेटमेंट नीडेड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एज वेल एज स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब ऑपरेशन दैट ऑब्जेक्ट विल एबल टू परफॉर्म। इसका मतलब इतना है कि क्लास में जितनी चीज़ें होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, एक दूसरे के साथ स्मूथली इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपको स्क्रीन पे ये दिख जाएगा, ये चार्ट आप देख सकते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। भले कुछ डेटा किसी और में है, कुछ डेटा किसी और में, बट ऑब्जेक्ट की हेल्प के वो आराम से इंटरैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही कॉम्पोजिट डेटा टाइप क्या होता है? क्लास को कॉम्पोजिट डेटा टाइप क्यों कहा जाता है? बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो हमें पता होना चाहिए डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। तो डेटा टाइप बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल या उनको प्रिमिटिव भी कहते हैं या इंट्रिंसिक भी कहते हैं। एंड जो दूसरा होता है वो हमारे कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स होते हैं। क्लास कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स क्यों कहा जाता है? क्लास को कॉम्पोजिट डेटा टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनरली वो प्रिमिटिव और फंडामेंटल डेटा टाइप्स को मिला के बनाई जाती है एंड उसको हम एज अ न्यू डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो जब आपसे पूछा जाए कॉम्पोजिट डेटा टाइप क्यों होता है, आप इस आंसर को लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। सो व्हाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास का मतलब क्या होगा? इतना ही मतलब होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है किसी भी क्लास को एक्सेस करने के लिए, जैसे आप स्कैनर यूज़ करते हैं, स्कैनर के साथ एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं जिसको हम SC बोलते हैं। जनरली आप जो कोडिंग करते हैं, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट IN, ये लाइन जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें आप जब कोडिंग करते हैं तो ये जो SC बनाते हैं, इसकी मदद से हम उसके फंक्शंस को एक्सेस कर पाते हैं। तो यही होता है ऑब्जेक्ट, जो बेसिकली एक मेमोरी को रिजर्व कर लेता है क्लास में, और जो भी ब्लूप्रिंट बना हुआ है क्लास की एंड फंक्शंस को यूज़ करके अपना काम कर सकता है, डिफरेंट काम कर सकता है। ऑब्जेक्ट और क्लास में क्या डिफरेंस होता है? बहुत सिंपल सा है। क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं एंड हमारा आंसर हो जाएगा। डिफाइन बाइट कोड। बाइट कोड का मतलब क्या होता है? बाइट कोड सिंपल सा मशीन इंस्ट्रक्शन होता है जिसको हमारा जावा प्रोसेसर या हमारा नॉर्मल प्रोसेसर समझ सकता है JVM के थ्रू। सो बाइट कोड इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी सिस्टम पे चलाएं, आप लैपटॉप पे चला सकते हैं, आप डेस्कटॉप पे चला सकते हैं, इवन मैकबुक पे चला सकते हैं। बाइट कोड विल नॉट चेंज। तो बाइट कोड वो लैंग्वेज होती है जिसको हमारा कंप्यूटर समझ सकता है, वो इंग्लिश या हिंदी नहीं समझता। तो ये होता है हमारा बाइट कोड। मार्क्स लाने के लिए आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। जावा प्रोग्राम दो टाइप के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया 2007 में आया था। नेम 2 टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स। तो दो टाइप के जावा प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, इंटरनेट एप्लेट्स एंड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। इंटरनेट एप्लेट्स जो भी हम लोग इंटरनेट पे वेब ब्राउज़र के थ्रू यूज़ करते हैं वो इंटरनेट एप्लेट्स होते हैं। जो आपके डेस्कटॉप में या फिर अपने फ़ोन में इंस्टॉल होते हैं वो उनको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ पैकेज। तो पैकेज हमारा क्या होता है? पैकेज बेसिकली क्या है? इट्स कलेक्शन ऑफ क्लासेस। बहुत सारी क्लासेस मिलके हमारा पैकेज बनाती हैं। तो इसका भी एक अलग से आंसर आपको यहाँ दिख जाएगा, इतना बड़ा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको छोटा सा आंसर लिखना है कि अ पैकेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड क्लासेस, बस इतना आपको समझना है। ठीक है, दैट्स ऑल। अगला हमारा पूछा गया है नेम द फॉलोइंग। अब वन वर्ड आंसर लिखना है, तो बहुत पूछा जाता है। प्री बोर्ड्स आप लोगों के ज़्यादातर बच्चों के हो चुके होंगे, CMS के बच्चे होंगे। अगर CMS कोई बच्चा देख रहा है तो लाइक कर देना यार, क्योंकि अ पैकेज दैट इज इन्वोक्ड बाय डिफ़ॉल्ट। तो कौन सा पैकेज ऐसा होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, यानी कि अपने क्लास में यूज़ करने के लिए उसकी कोई स्पेशल लाइन नहीं लिखनी पड़ती, अपने आप भूल जाता है, तो उसका नाम है java.lang पैकेज। इसी तरीके से
अगला क्वेश्चन है कि एक कीवर्ड जो क्लास को यूज करने मतलब जो पैकेजेस है उनको यूज करने के काम आता है। तो इंपोर्ट, जब लिखते हैं ना इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, तो वो इंपोर्ट का ही काम होता है कि किसी पैकेज को इंपोर्ट करे हमारी करंट क्लास में। आपसे दो लाइब्रेरी पैकेज के बारे में पूछा गया है, आप जावा डॉट आईओ लिख सकते हैं, आप जावा डॉट यूटिल लिख सकते हैं, आप जावा डॉट लैंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइब्रेरी पैकेजेस में ही आता है। एंड दैट्स ऑल। व्हाट इज द यूज ऑफ वर्ड कीवर्ड इंपोर्ट? इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी पैकेज को, मैंने अभी बताया आपको, किसी भी पैकेज को अपनी जावा फाइल के अंदर लाने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज होता है। तो जो लिखिए डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ सिंटैक्स एरर, आप लिखिएगा, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ नीचे। लेट्स से आपने ये लाइन लिखी एंड आप सेमीकोलन भूल गए, तो अब जब सेमीकोलन भूल जाएंगे तो इसको सिंटैक्स एरर बोलेंगे, है ना, सिंपल। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया सिंटैक्स एरर। हमसे पूछा गया नेम द टाइप ऑफ एरर। हमारे पास 3 टाइप के एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर, इन ईच केस गिवन बिलो। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को 0 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कंपाइल करते समय तो एरर नहीं दिखाएगा, कोई सिंटैक्स एरर नहीं दिखाएगा। लॉजिकल एरर भी नहीं, क्योंकि हमने नंबर से डिवाइड किया है, तो दैट विल आल्सो डू। लेकिन जब हम कंपाइल करेंगे, जब हम उसको रन करेंगे प्रोग्राम को, या उसका आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो एरर देगा। तो ऐसे एरर्स को हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर। बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना रन टाइम एरर में आता है। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज्ड व्हेन द ऑपरेशन शुड बी डिवीजन। तो हमारा लॉजिक गलत था, हमें डिवाइड करना था, हमने मल्टीप्लाई किया, तो वो लॉजिकल एरर में आता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिंटैक्स एरर का, वही आपको लिखना है कि अगर सेमीकोलन मिसिंग है तो सिंटैक्स एरर। एंड इन 3 टाइप के एरर को आप समझ लीजिए, बहुत काम आएंगे, हो सकता है रिपीट हो, क्योंकि क्वेश्चन एक पैटर्न है, रिपीट जरूर होते हैं। सो हाउ इज आईओ एक्सेप्शन हेल्पफुल इन हैंडलिंग आईओ एरर्स? आईओ मतलब इनपुट आउटपुट एरर्स होते हैं। जब भी हम एक्सेप्शन क्लास लिखते हैं तो आराम से वो हैंडल हो जाते हैं, मतलब हमें पता चलता है हमने गलती क्या करी है। तो IO errors which occur during execution of the program are handled through IO exception classes। इतना आपको लिखना है, समझ जाएंगे, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है स्टेट 2 काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो 2 टाइप के हम डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव, या इसको हम लोग फंडामेंटल भी बोलते हैं या इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा रेफरेंस डेटा टाइप, जिसको हम लोग डेराइव्ड डेटा टाइप भी बोलते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव में आपके INT, शॉर्ट, कैर, बुलियन, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, ये सब आते हैं। एंड रेफरेंस डेटा टाइप में आपके एरे, क्लासेस, इंटरफेसेस एंड स्ट्रिंग्स वगैरह, मतलब स्ट्रिंग इज आल्सो अ क्लास, तो रेफरेंस डेटा टाइप में आएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज मेंट बाय यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो हम एज अ यूजर डिफाइन करते हैं। तो जितने भी रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं वो सारे यूजर डिफाइंड होते हैं। जैसे हम एरे बनाते हैं तो हम अपना नाम देते हैं एरे हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो प्री डिफाइंड नहीं है, वो हम क्रिएट कर रहे हैं। जो हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो यूजर डिफाइंड या रेफरेंस डेटा टाइप कहलाते हैं। ओके, अगला है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स। इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑल्दो इसमें कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला है नहीं। तो जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं वो क्लास वेरिएबल्स होते हैं, मतलब अगर उनको एक बार डिक्लेयर कर दिया तो पूरी क्लास के लिए वैलिड है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल आर इंस्टेंस वेरिएबल, दे आर क्रिएटेड फॉर एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मतलब जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट में शेयर करेंगे, बट नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हमारे स्टैटिक को शेयर नहीं करेंगे। स्टैटिक एंड ग्लोबल दोनों अलग चीज़ें हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ग्लोबल वो वेरिएबल होते हैं जो हर फंक्शन यूज़ करता है, एंड स्टैटिक में यूज़ नहीं हो सकते। आपको अगर स्टैटिक, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, उसमें अगर आपको यूज़ करना है तो आपको वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगाना पड़ेगा, अगर उस फंक्शन के अंदर आपने डिफाइन नहीं किया। अगला है हमारा गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड कंपोजिट डेटा टाइप। तो बहुत सिंपल, अभी मैंने आपको बताया प्रिमिटिव डेटा टाइप में INT लिख सकते हैं एंड कंपोजिट डेटा टाइप क्लास लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन ही मिला था आपको कि क्लास कंपोजिट डेटा टाइप क्यों होती है। तो जावा में हम 2 टाइप से कमेंट लिख सकते हैं, जिससे आपको पता है। तो हमारे कमेंट लिखने के 2 तरीके होते हैं, देख सकते हैं आप, ये मेरा ब्लू जे है, एंड हम इसको जब खोलेंगे तो हम 2 तरीके से कमेंट लिख सकते हैं। इस तरीके से जो सिंपल सा हमारे डबल स्लैशेस होते हैं, एंड दूसरा इसको हम डॉक्यूमेंटेशन कमेंट कहते हैं, एंड कई बार मल्टी लाइन कमेंट भी कहा जाता है। तो 3-4 लाइन अगर ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है तो दिस इज नोन एज डॉक्यूमेंटेशन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट। तो हमारे ये सारे एग्जाम्पल होते हैं कमेंट के। अगला हमारा है कि टोकन क्या होती है एंड इन कंटेक्स्ट ऑफ जावा। अब देखिए डायरेक्ट पूछा था, ऑब्जेक्ट नहीं पूछा गया, लेकिन टोकन पूछा गया कि इन कंटेक्स्ट ऑफ जावा में कीवर्ड क्या होता है, एग्जाम्पल भी बोला गया। तो पहले तो टोकन की डेफिनेशन में पूछी नहीं गई थी, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको कीवर्ड की डेफिनेशन देनी थी।
तो मैं बता दे रहा हूँ फिर भी होते क्या है। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। अब कीवर्ड पूछा गया है कंटेक्स्ट ऑफ जावा में क्या होता है, तो कीवर्ड्स आर दो स्पेशल वर्ड्स जिनकी कोई स्पेशल मीनिंग होती है या स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, तो ये कीवर्ड्स होते हैं। इसकी भी मैं आपको एक रिटर्न दे दूंगा, कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, समझ में ज़रूर आएगा एंड उसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगला है होता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को हम वेरिएबल्स भी कहते हैं एंड इसकी भी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। वो क्वांटिटीज़ होती है जिनकी वैल्यू चेंज होती है, लिटरल्स वो होती है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, पंक्चुएटर्स हमारे सेमी कोलन, कॉमा, ये सारे कोलन, ये सब पंक्चुएटर्स कहलाते हैं, ऑपरेटर्स हमारे प्लस माइनस डिवाइड, ये सब ऑपरेटर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल कीवर्ड का पूछा गया, आप एब्स्ट्रैक्ट, डिफॉल्ट, इफ बुलियन, बुलियन का बी स्मॉल होगा तो ये कीवर्ड होगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर था एंड ये गूगल की वेबसाइट है तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, उस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है बट इट्स ओके, बुलियन का बी स्मॉल होगा एंड इसमें आप पब्लिक भी लिख सकते हैं, फॉर भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ये होते हैं। जब आपसे 4 टोकन्स ऑफ जावा पूछे जाएंगे तो ये 4 टाइप के टोकन्स आप लिख सकते हैं कि कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, लिटरल्स हो गया, पंक्चुएटर्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया। इवन जब आपसे सिर्फ टोकन्स, यहाँ पे कोई टाइप नहीं पूछा गया, अगर 4 टोकन बोलने हैं तो आप INT पब्लिक वगैरह भी लिख के आ सकते हैं, उसमें पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन एक था जो 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे सबकी डेफिनेशन पूछी गई है जो मैं आपको बता चुका हूँ। टोकन और आइडेंटिफायर में तो सबकी अगर डेफिनेशन मालूम होगी तो आप बस लिख के आ सकते हैं, आराम से अपना काम हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर वो सिंबल होता है जो ऑपरेंड, जिस पे ऑपरेंड काम करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर से प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए, ऑपरेंड्स, ऑपरेटर हो गए। एक्सप्रेशन होता है कि वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, एक से ज़्यादा अगर हमने ऑपरेटर यूज़ किए किसी सेंटेंस में, लेट्स से हमने यूज़ किया है a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, तो जितनी बार एक हमने स्टेटमेंट बना दी तो इस स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेशन कहेंगे, और a प्लस बी लिखा है तो जो प्लस साइन है उसको हम ऑपरेटर कहेंगे। तो ये हमारा डिफरेंस होता है एक ऑपरेटर और एक एक्सप्रेशन में। ये मत पूछिए कि 2005 में है, आप 10 ईयर्स आपके पास होगी, उसमें 2010 के बाद के क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। वेरिएबल को डिफाइन करने को बोला गया है, तो वेरिएबल क्या है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये सब चीज़ें भी क्या होती है, बूलियन लिटरल क्या होता है, इसकी सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू या फॉल्स। बूलियन लिटरल और बूलियन दोनों सेम चीज़ ही हैं काइंड ऑफ, क्योंकि बूलियन लिटरल में एग्जैक्ट वैल्यू देंगे एंड बूलियन एक डेटा टाइप है। कैरेक्टर लिटरल क्या होता है, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सारे लिटरल्स ही होते हैं, क्योंकि आप जो भी देंगे सिंगल कोट में देंगे। कोई भी, जैसे यहाँ पे A लिखा है सिंगल कोट में, Z लिखा है, स्टार लिखा है, 3 लिखा है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन योर कीबोर्ड, कोई भी चीज़ है कीबोर्ड पे, आप उसको अगर सिंगल कोट में लिख देते हैं वो एक कैरेक्टर बनता है, एक सिंगल कैरेक्टर। एंड मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर आपको यूज़ करने होंगे तो उसको हम लोग स्ट्रिंग्स बोलते हैं। अगला पूछा गया कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बूलियन लिटरल एंड कैरेक्टर लिटरल, चाहिए हो गया। गिव 1 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। नाम से ही क्लियर है, जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं वो यूनरी कहलाते हैं, और जो 2 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं वो बाइनरी कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा a प्लस बी, तो a प्लस बी हमारा क्या हो गया, बाइनरी, वो जो प्लस हो गया दैट इज बाइनरी ऑपरेटर। एंड जो यूनरी होता है जैसे a प्लस प्लस माइनस माइनस a, तो ये सब हो गया हमारे यूनरी ऑपरेटर्स। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। आर वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है जो वेरिएबल में स्टोर होती है, एल वैल्यू लोकेशन वैल्यू होती है जहाँ पे वो डेटा वैल्यू स्टोर है। तो आर वैल्यू जो हमें दिखेगी बेसिकली, एल वैल्यू जो कंप्यूटर को दिखेगी किस लोकेशन में वो स्टोर है। तो इस तरीके से कंप्यूटर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंड मार्क्स लाने आपको ये लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ बूलियन डेटा टाइप इज फॉल्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं। अगेन या ये पीडीएफ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हर चीज़ की मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ लिख चुका हूँ, फ्लोट की, INT की, डबल की, कैर की। तो एक बार इसको आप रेफ़र कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी ये स्कैन डॉक्यूमेंट है, हैंड रिटन है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हर चीज़ की डेफिनेशन है क्या है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। तो इंस्टेंस इज एन एग्जीक्यूटेबल कॉपी ऑफ अ क्लास, एंड जो वेरिएबल बिलोंग करते हैं क्लास को वो इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। तो टेक्निकली सारे वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इज ओन कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल आर कॉल्ड नॉन स्टैटिक मेंबर्स। तो सारे वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होते, जिसमें स्टैटिक लगा होता है जनरली वो इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं।
तो नेम द कीवर्ड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? स्टैटिक कीवर्ड से। इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसमें स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है, और क्लास वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा होता है। इतना सा समझ चाहिए बस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल? तो लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो एक बाउंड्री में डिफाइन होता है, जैसे कि हमने फॉर लूप लिखा, उसके अंदर जो लिख दिया वो हमारा लोकल वेरिएबल हो गया, या लेट्स से इफ के अंदर जो भी चीज़ काम करी वो लोकल हो गया, या फंक्शन के अंदर जो किया लोकली उस फंक्शन के लिए अवेलेबल होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने x लिखा है ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, या लेट्स से हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। लेकिन जो भी हमने यहाँ पे लिखा है से डबल जेड खाली यहीं तक के लिए वैलिड है, y हमारा सिर्फ यहीं तक के लिए वैलिड है। तो उसका स्कोप यहीं तक है, y का स्कोप खाली यहीं तक है, लेकिन हमारा जो z है उसका स्कोप पूरा यहाँ तक है, एंड जो x है उसका पूरा स्कोप पूरी क्लास के लिए है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिफाइन है, तो एक इंस्टेंस वेरिएबल हमारा हो जाएगा, एंड ये हमारे हो गए लोकल वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल लोकल वेरिएबल में हम ये सिंपल सा डिफरेंस होता है। हर फंक्शन के पास अपनी कॉपी होगी इंस्टेंस वेरिएबल की, एंड लोकल वेरिएबल अपने फंक्शन में ही एक्सेसिबल होंगे। एक्सप्लेन द टर्म टाइप कास्टिंग। अगला क्वेश्चन है टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन बहुत पूछा जाता है। तो जब भी हम ज़बरदस्ती बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में ले जाते हैं उसे हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं, सिर्फ टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप कन्वर्जन? अगला क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, एंड इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट से डिफरेंस बता दिया गया। तो किसी भी डेटा टाइप से दूसरे में आप जब चेंज करेंगे उसे टाइप कन्वर्जन कहेंगे। जब छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में जाएंगे तो इम्प्लिसिट कहलाएगा, एंड टाइप प्रमोशन भी कहते हैं या कोअर्शन भी कहते हैं। तो जनरली आपको ये वर्ड भी देखने को बहुत मिलेगा, कोअर्शन। तो अगर ये आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। वहीं दूसरी तरफ होते हैं हमारे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसको हम सिर्फ टाइप कास्टिंग बोलते हैं। इस एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया int a इज इक्वल टू 16, b को लिया 3 डबल में, एंड यहाँ लिखा डबल c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। a जो हमारा int में था ऑटोमेटिकली प्रमोट हो गया ताकि डबल के साथ यूज हो सके, तो इसको हमने बोला इम्प्लिसिट कन्वर्जन। लेकिन जो हमारा लेट्स से ये b डबल में था उसको हमें ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया int के साथ यूज होने के लिए, तो वो एक्सप्लिसिट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा intf, तो ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं int जो लिखा हुआ है, ये इसको हम लोग ज़बरदस्ती करना कहते हैं, एंड कीवर्ड यूज होता है। तो जब डिफरेंस भी पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है और एक्सप्लिसिट में आपको कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। अगला पूछा गया है कि कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होती हैं सारी कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाती है। तो ये सारी है जो हमारी हैं, ये सारी कंपाउंड स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। दीज ऑल आर कंपाउंड स्टेटमेंट्स। न्यू ऑपरेटर का क्या काम होता है? न्यू ऑपरेटर का हमारा ये काम होता है कि एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर देता है या नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है हमारी क्लास के लिए, कि ताकि हम अलग अलग फंक्शंस उससे यूज़ कर पाएँ। जितने भी नॉन स्टैटिक फंक्शंस हैं उसे ऑब्जेक्ट से यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, बिना ऑब्जेक्ट के वो नहीं चलते। तो द न्यू ऑपरेटर यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एंड एसोसिएट ऑब्जेक्ट विद द रेफरेंस वेरिएबल। तो बस आपको ये लिखना है, एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पैलेंड्रोम ओबीजे, यहाँ पे ओबी भी लिख सकते हैं, वेरिएबल ओबीजे लिखा है, अपना नाम भी लिख सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसकी सेम रूलिंग सेम नेमिंग कन्वेंशन होगा, सेम रूल होंगे आपके वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले। तो व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक इन द मेन मेथड? स्टैटिक एक मॉडिफायर होता है, मतलब इट डज नॉट हैव टू इंस्टांशिएटेड। इंस्टांशिएटेड का मतलब क्या है वो मैं आपको ब्लूजे में आके यहाँ पे समझाना चाहूँगा। आपको अपनी स्क्रीन पे ब्लूजे दिख रहा होगा, तो जब मुझे इसको रन करना होगा मुझे यहाँ पे एक ये बनाना पड़ेगा न्यू ऊप। इससे क्या होगा, एक कॉपी क्रिएट होगी, एक इंस्टांस बन जाएगा। इंस्टांसिएशन इसको कहते हैं, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इस मेथड से, तो ये इंस्टांसिएशन हो गया। लेकिन वहीं पे आप अगर करेंगे इसको, जहाँ पे हमने देखा है मैथ फंक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है मैंने आपको, यहाँ पे देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना हुआ है। तो इसको रन करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको रन कर सकते हैं, एंड हमारा ये डायरेक्टली रन होता है। तो ये हमारा स्टैटिक का काम होता है कि उसको इंस्टांसिएशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एंड कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर स्टैटिक नहीं लगा होगा तो उसके आपको ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करने पड़ेंगे, लेकिन अगर स्टैटिक लगा है यानी एंट्री पॉइंट पता है तो हमें कोई भी स्टैटिक कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जेवीएम वहीं से शुरू करेगा, एंड यही होता है हमारा स्टैटिक का मतलब। बस दैट्स ऑल, एंड ये थे इस वीडियो के क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब बाकी क्वेश्चन हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
पहला वीडियो था, थियरी था, तो थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर होगा, लंबा वीडियो था, बट ये पढ़ लेंगे तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप यू लाइक दिस। सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि 25 दिन में मार्क्स डबल करने हैं इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग, तो प्लीज़ स्टे विद अस। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।